इलेक्ट्रिक नहीं चार्जेस बताओ हमको। थैंक यू। एक ही सेट मिला ना? हाँ दूसरा नहीं मिलेगा ना? मिलेगा। हाँ अपना 2 सेट है एक्स्ट्रा, तो मैम एक सेट और चाहिए फिर तो, बाकी तो चलेगा। मतलब खाली 4th वाला भी मिल जाएगा, एक बुक तो भी चलेगा, बस एक 4। थैंक यू। चलो मॉड्यूल में तो निकाल लो अपने हिसाब से, फिलहाल एक कॉमन मॉड्यूल ओपन कर लो, जाते वक्त वापस दे देना, या फिर देखते कैसे करना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 12th के एंटायर सिलेबस को मैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। सीधा बैठो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, AC, मैग्नेटिज्म 1, मैग्नेटिज्म 2, EMI, AC, EM वेव। ये 8 चैप्टर्स आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें से 15 क्वेश्चन आए थे इस बार नीट में, ये सिलेबस में से। तो चैप्टर्स भी तो ज़्यादा हैं। इनमें से 15 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 8 चैप्टर। मैं पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 12th के सिलेबस में। हाँ, जैसे कि 11th के 3 सेक्शंस कौन से? एक तो मैकेनिक्स, एक हीट के 3 चैप्टर्स और एक ऑसिलेशन वेव्स। वैसे ही 12th के भी 3 सेक्शंस पकड़ लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की स्टडी उसमें ही 8 चैप्टर आ जाता है। हाँ, ऑप्टिक्स में सिर्फ 2 आता है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसमें से मिला के 4 क्वेश्चन आए थे इस बार नीट में। रे ऑप्टिक्स प्लस रे ऑप्टिक्स 4, जो कि कम है एवरी ईयर के कंपैरिजन में। मतलब ये सिलेबस में से एक्सपेक्टेड है 4, 2, 6 एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना? बट इस बार सिर्फ 4 ही आए थे। मॉडर्न फिजिक्स ये वही है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो। डुअल, एटम, न्यूक्लियर और सेमी, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये 8, ये 2 और ये 4, कितने हो गए? 14 चैप्टर। तो 14 चैप्टर में ये सिलेबस अपना डन। फ्लूइड और रोटेशन वो तो 11th के फ्लूइड्स इज मैकेनिक्स, रोटेशन इज आल्सो मैकेनिक्स, ये 12th है खाली। हमारे मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 एज पर एनसीईआरटी सीक्वेंस। एज पर एनसीईआरटी सीक्वेंस ये है, एज पर एचएससी सीक्वेंस वो अलग है। हम लोग के मॉड्यूल कैसे डिजाइंड है? एनसीईआरटी सीक्वेंस के हिसाब से। पढ़ना भी एनसीईआरटी सीक्वेंस के हिसाब से ही चाहिए। अगर पूरा सिर्फ अगर आपके पास सामने एक टीचर है जिसको 2 साल से पढ़ना है तो सबसे बेस्ट सीक्वेंस यही होगा, ठीक है। सडनली अगर आप 12th में कोई चीज़ बच्चा चेंज करता है तो उसके लिए फिर ये बेस्ट प्रोसीजर शायद ना हो, क्योंकि फिर वो 12th में फिर एचएस अलग अलग टीचर चेंज होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है 11 to 12th में। तो वो नहीं हो तो बेस्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अब तो अपना तो किसी का केस है ही नहीं, बस 1-2 स्टूडेंट का ही केस है जिसमें 11 से 12, लेकिन क्योंकि 12 आपने 11 के लास्ट में ही हम कनेक्ट हो गए थे तो 12 इनिशियली स्मूथ ही रहेगा अपना। ऑलरेडी जो इशू वाला पार्ट था वो जा रहा है धीरे धीरे, जैसे कि अपना DCD अलग चल रहा है जिसका तुमने पढ़ा नहीं है, तो वो प्रोसेस वो इशू धीरे धीरे हो जाएगा रेक्टिफाई। तो ये सिलेबस में हम लोग अभी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 है। कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स A पढ़ा के बोलता है वैसा, मैं 1-2 बोलूँ तो भी चलेगा। एनसीईआरटी के ओपन करोगे तो ये वर्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ऑब्वियसली कुछ कुछ जो इसमें पढ़ा हुआ है वो यहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत काम आ सकता है, डुअल, एटम, न्यूक्लियर में ऐसा। ये 2 पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए और
रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए ये इनमें से कुछ नहीं चाहिए, बट गेस 11 का क्या चैप्टर चाहिए रे और वेव पढ़ने के लिए? वेव्स, वेव ऑप्टिक्स के लिए वेव्स अगर आता हो, वेक्टर्स आता हो तो फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे। रे ऑप्टिक्स के लिए अगेन पढ़ने के लिए कुछ भी कहीं का नहीं चाहिए रे ऑप्टिक्स, मतलब चाहे तो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं रे ऑप्टिक्स, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जहाँ पे पैरेलल ट्रैक्स चलते हैं ना, कभी कभी सुना होगा आपने, वहाँ पे 2 टीचर है 3 टीचर है, तो पैरेलल ट्रैक्स में वो चाहे तो एक जन ये पढ़ाए और एक जन ये पढ़ाए साथ में, वो होता है जब बैच थोड़ा बड़ा होता है 40-50 से स्ट्रेंथ होता है तो 2-3 ट्रैक्स पैरेलल चलाने पड़ते हैं ताकि एक टीचर वैसा पूरा लोड नहीं आ जाए। अपन 15-20 में तो कोई इशू नहीं आता। चलो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मॉडर्न फिजिक्स एक अच्छा सेक्शन बोला जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री में भी पढ़ चुका होता है बच्चा, और कंटेंट काफ़ी कम है और वेटेज अच्छा। सो द अमाउंट ऑफ आवर्स दैट द टीचर एंड द स्टूडेंट हैज़ टू गिव इज़ वेरी लेस, एंड उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स अच्छे खासे आते हैं, मतलब इसमें से भी 6-7 क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ये सब मिला के भी। और आपकी अगर मैं जेई की बात करूँ तो इसमें से 3 होने चाहिए, मेरे को लग रहा है 3 तो होने चाहिए इसमें से, ठीक है। होने को तो 1 वीक में ख़त्म हो सकता है चारों चैप्टर, ये 1 वीक मतलब अपने 2 सेशन 3-3 घंटे 6 घंटे, संडे भी ले लिया समझो तो 1 वीक में हो सकता है ये सिलेबस। तो इसका इशू नहीं लेना है, अपने को टाइम यहीं लगने वाला है इन द बिगिनिंग, ठीक है। चलो स्टार्ट कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे चलेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेट्स से इसको 1 बोल दिया हमने, बराबर। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मतलब फिलहाल एट रेस्ट। सो दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, फाइन। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग। मैग्नेटिज्म 1 का भी नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मोशन ऑफ द चार्जेस थोड़ा ज़्यादातर यहाँ पे आप डील करोगे। फिलहाल ये 2 चैप्टर्स में आप चार्जेस एट रेस्ट पे ही डील करोगे, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ वेरी समवॉट कैन बी मेड सिमिलर टू ग्रेविटेशन चैप्टर। जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, जिसमें हमने क्या पढ़ा होता है, केपलर्स लॉ पढ़ा होता है, वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। बट जो आपने वो पढ़ा हुआ है ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट डेप्थ, कौन से शेप की वजह से आपने वो पढ़ा हुआ है सब कुछ, सॉलिड स्फीयर, अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानते हुए पढ़ा हुआ है, देख रहे हो इधर यहाँ पे सब लोग। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर भी आएगा, यहाँ पे हॉलो स्फीयर भी आएगा, यहाँ पे रॉड भी आएगा, यहाँ पे रिंग भी आएगा, तो ऐसे शेप बढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले विल स्टिक टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस कितने नेचर के होते हैं? नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। सो पहले मैं आपके सामने एक न्यूट्रल बॉडी लेना चाहता हूं। एक न्यूट्रल बॉडी जैसे कि हम न्यूट्रल बॉडीज हैं, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। क्या आपको एक एटम का पूरा इन एंड आउट पता है? अंदर क्या होता है कि एटम में क्या रहता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स घूमते हैं, तो न्यूक्लियस प्लस ऑर्बिट्स कंबाइन होके वी से इट इज एन एटम, बराबर ना। न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों को मिला के नाम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बराबर, और आपके न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं। ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ होता होगा, प्रोटॉन के अंदर कुछ होता होगा, बट वो हमें नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ कुछ होता है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। प्रोटॉन के अंदर कुछ कुछ होता है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। म्यूऑन, मीजॉन, ये सब है, हम लोग को नहीं पढ़ना है, बस पता होना इनफ है। सॉल्विंग में इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट। तो हमारे लिए जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है अपने लिए, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ही है, फाइन। तो व्हेन आई से न्यूट्रल, बेसिकली उसके अंदर एक एटम जो होता है ना, वो न्यूट्रल ही होता है, बराबर ना।
क्योंकि उसमें जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, अनलेस किसी ने जबरदस्ती उसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हो तो अलग बात है, उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं ना केमिस्ट्री में। वो कुछ एनर्जी दी होगी तो इलेक्ट्रॉन भाग गया वहाँ से, तो उसके पास जो बचा वो नेट पॉजिटिव चार्ज बचा उसके पास। So when I say neutral, it means I'm not saying it does not have a positive or a negative charge. I'm just saying it has equal amount of positive and equal amount of negative charge. Equal amount of positive equal amount of positive and negative charge. डन है इतना? नॉर्मली चार्ज के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, किसी कुछ आइडिया चार्ज के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं हम लोग? Q, Q या कैपिटल Q, Q0, Q1, Q2, Q3, जैसे आप मासेस के लिए करते हैं ना, छोटा m बड़ा m, वैसा ही सब सिचुएशन यहाँ पे है। ओके, ऐसा यूनिट क्या होगा चार्ज को? करेक्ट, कैपिटल Q, साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल Q, कूलम। ठीक है, फाइन। तो चार्ज ऐसा यूनिट, हाँ कैपिटल C, करेक्ट। कूलम का ऐसा यूनिट हम ये सिंबल कैपिटल C यूज़ करते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है चार्ज के बारे में, धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे मुझे क्लिक होगा अपने हिसाब से बताता रहूँगा मैं। तो एक न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्लियर है हम लोग के लिए क्या होगा? जब एक दो न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, दो न्यूट्रल बॉडी ले रहा हूं मैं, अगर यहां से मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसको दे दिए, समझो 10, 15, 20 जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, कुछ some electrons have been transferred from body A to body B। पहले जो न्यूट्रल थे, ये दोनों पहले न्यूट्रल और आइडेंटिकल थे, मासेस भी आप सेम मान लो। ओके, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अभी पॉजिटिव चार्ज। डज दैट मेक सेंस टू यू? सो द बॉडी विच लूजेस चार्ज बिकम्स पॉजिटिव बिकॉज नाउ इट हैज excess protons, or I should say deficit of electrons। बराबर ना? मोस्टली इलेक्ट्रॉन मेन हीरो होता है हमारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कंपेयर टू प्रोटॉन। क्यों ऐसा? रीजन समझ लेते हैं एक बार के लिए। किसी भी एटम का प्रोटॉन निकालना या ऐड करना इज नॉट इजी टास्क। किसी एलिमेंट का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन आपके लिए चेंज करना आसान नहीं होगा, लेकिन किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना या ऐड करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो बहुत स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंडेड है अंदर, ठीक है, ये काफ़ी क्लोजली बाउंडेड है, और इलेक्ट्रॉन इतना लूजली बाउंडेड बोलते हैं हम लोग उसको। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल कितना लूज है वो बता सकते हैं। कंडक्टर में तो बहुत लूजली बाउंडेड है, मतलब थोड़ा सा गर्म क्या कर दो, इलेक्ट्रॉन बाहर। मेटल कंडक्टर मतलब मेटल, उसमें बहुत ही इजीली, इसलिए तो करंट वगैरह लगता है वो मेटल्स में लगता है, क्योंकि चार्ज वो बेचारे अंदर बाउंडेड ही नहीं है, बाहर ही घूमते रहते हैं सरफेस पे ही, ठीक है। उसकी जगह पे इंसुलेटर स्ट्रांगली बाउंडेड, वो बाहर नहीं घूमते। और सेमीकंडक्टर में बीच में होता है पार्शियली। द प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, द थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी समवेयर बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होती है, ठीक है। तो कंडक्टर्स में क्या है? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है? काफी है। इंसुलेटर में नो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंडेड बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अरे भाई वो तो साइज पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इंसुलेटर्स में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेमीकंडक्टर में पार्शियली अवेलेबल है। थोड़ा एफर्ट लगाओ मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर तो हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना ही है, लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर ही है, बराबर। चलो, नोट गिनने की मशीन वो सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनते हैं। एलईडी ये सब सेमीकंडक्टर से बनता है। क्या बोलता है? ठीक। तो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेन हीरो इलेक्ट्रॉन्स क्यों है समझ में? बिकॉज आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ ज़्यादा खेलने वाले हो।
इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा करने से एटम का जो फंडामेंटल नेचर है अंदर का वो चेंज नहीं होता है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो सोडियम ही रहेगा। सोडियम में से एक प्रोटॉन निकालो, वो क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा। ये ऐसा हल्की बात नहीं है कि आप एटम का नेचर ही चेंज कर दे रहे हो। मतलब किसी मोमेंट पे वो पानी है, किसी मोमेंट पे वो गोल्ड है, सेम चीज़। अगर आप प्रोटॉन चेंज कर पाते तो, जो कि पॉसिबल नहीं, कभी फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो समझ लो एक कोई चीज़ खरीदनी है, ये हर चीज़ के जैसे एक्ट कर सकती है, पर अगेन बहुत 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 दूर फ्यूचर है वो। ठीक है, तब तक हम और आप डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेन चीज़ है। इसके अंदर क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना? चलेगा ऐसे? और ये इफेक्टिवली एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मतलब कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बस ये बोलना चाहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज़्यादा हैं अंदर के प्रोटॉन से, और इसके अंदर पॉजिटिव मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम है प्रोटॉन से। मेन हीरो इलेक्ट्रॉन को ही रखना है अभी अपने, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही बात करनी है अपने को मेजरली। क्या आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता है फेयरली? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज का मतलब व्हेन आई से प्रॉपर्टीज आई जस्ट वांट टू आस्क, चार्ज और मास पता है क्या आपको इनके? चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग -e लिखना प्रीफर करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम लोग +e लिख सकते हैं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी नेट चार्ज नहीं है। मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ऐसा यूनिट में ही रखते हैं ना हम लोग, इसीलिए कुछ बुक्स में 28 भी मिलेगा, बस वो ग्राम में होगा, -28 मिलेगा। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास 1.67, मतलब इसको चाहिए तो 1.66 ले लो, 27 kg। इसको अगर m बोलते हैं तो इसको भी m बोलेंगे, और इसको मच मच लेस देन m बोलेंगे। मतलब ये दोनों मास लगभग सेम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा ही कम है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना गुना कम है प्रोटॉन से? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अप्रोक्सीमेटली 1800 गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट मी ऑल्सो गिव यू अ आइडिया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितना दूर है पता है प्रोटॉन से? अगर ये रूम न्यूक्लियस है, अगर ये रूम न्यूक्लियस है, मतलब मैंने न्यूक्लियस का साइज स्केल में बड़ा कर दिया ना, हम लोग न्यूक्लियस में हैं, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन से सब, तो ये रूम ऐसे अगर आप 1 लाख रूम लेंगे ना, 1 लाख रूम, 1 लाख रूम, ये बाजू में एक और दूसरा रूम है ना, ऐसे 1 लाख रूम लेंगे ना, वहां पे बैठा होगा पहला इलेक्ट्रॉन, उतना दूर है। सोलर सिस्टम में भी पता है ना बहुत कुछ खाली है, किधर सन, किधर हम, बीच में सब खाए हुए ना, एटम के अंदर भी यही है। ठीक है ना, एटम इज वेरी एम्प्टी। ये किसके एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किया था? रदरफोर्ड्स अल्फा एक्सपेरिमेंट, अल्फा रेज है ना, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, ये एटम है, ये दीवार है ना, पता नहीं क्या है एटम में, पता नहीं क्या है। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल थे ना विच आर पॉजिटिव चार्ज, चलो अभी नाम लिया ही है तो अल्फा पार्टिकल भी लिस्ट में मैं डालता हूँ। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल आपको पता है ना, हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम +2 होता है, पता है सबको? हीलियम पता है? हीलियम में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बचा? हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचा ना, उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों निकाल दो, ये बचा। ठीक है, एनीवे, ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज उन्होंने क्या किया, दीवार पे फेंकने लगे।
दूसरी साइड से पकड़ने भी लगे, तो उनको पता चला 95, जब वो 100 बार फेंकते हैं ना अल्फा पार्टिकल, तो 95-94 टाइम्स तो आर पार हो ही जाते हैं। तो वो क्या कंक्लूड करेंगे, दीवार थोड़ी है, दीवार है ही नहीं। वो तो कंक्लूजन यही करेगा ना, पता नहीं ये क्या है, पर 100 बार कोई चीज फेंकी, उसमें से 94-93 तो आर पार हो गए, तो वो क्या बोलेगा बेचारा, एटम है ही नहीं, एटम इज खाली, एम्प्टी है एटम। ठीक है, हाँ, लेकिन एक दो ऐसे थे जो वापस आ गए। और कौन से वापस आए मालूम है, जो एग्जैक्टली बीच में फेंके थे ना, उसने एग्जैक्ट बीच में वो वापस आए खाली, वो भी एक दो, एक आध। अभी अच्छा पॉजिटिव फेंकता हूं और पॉजिटिव वापस आता है, इसका मतलब वहां पे बीच में भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। तो कंक्लूजन हुआ कि पूरे एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब एक्चुअली रदरफोर्ड के पहले ये पता था सबको कि अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन, पर इसने बताया कि सारा पॉजिटिव खाली बीच में है भाई। ठीक है, और दो तीन ऐसे, एक दो ऐसे हो गए, और तीन चार आर पार तो हुए, लेकिन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके हुए। तो एग्जैक्ट पता चला कि वो बीच वाले की वजह से ही हो रहा है। मतलब अगर बीच में न्यूक्लियस है तो खाली एग्जैक्ट बीच में जो भेगा वो तो रिटर्न 180 डिग्री वापस, पर जो इधर भेजा ना, जो उसके बाजू में है, वो थोड़ा सा ऐसा डेविएट बाद में हुआ, ऐसा रिपल्शन बाद में फील किया उसने, उसके एकदम नजदीक आया ना तो उसने रिपल्शन फील किया। वैसा जैसे आप कैरम कैसे खेलते हैं, अपन एक एंगल पे मारते ऐसा चला जाता है, वैसे ही हुआ। ठीक है, चलो, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या हमें पता होना चाहिए वैसे, कितना चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, +2e, मतलब कितना हो जाएगा कूलम में, कितना होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉरी। व्हाट इज मास, 4m, क्योंकि उसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है ना, तो 4m बोलेंगे ना आप। उसके पास कितने प्रोटॉन है, 2, कितने न्यूट्रॉन है, तो 4m बोलोगे, मतलब 4m मतलब कितना हो जाएगा, क्या बोलते हो, 6.6। क्या बोलते हो, 6 पॉइंट, सॉरी 6.64 इंटू अप्रोक्सीमेटली उतना ही, हाँ 10⁻⁻27 वाला। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई, इतना जो जो हमने डिस्कशन किया अभी तक, नाइस। तो नेचर ऑफ चार्ज के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कितने टाइप, कितने नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, एक्सेस और डेफिशिएंट का मतलब, न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको बता दिया, सिंबल बता दिया, ऐसा यूनिट बता दिया। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज थियोरी है, इज बेसिकली फ्रैंकलिन। कितना है वो जान दो, फ्रैंकलिन एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है ना, जैसे कि लेंथ वाइज सबसे छोटा कौन सा पता है हम लोग को, लेंथ वाइज सबसे छोटा यूनिट कौन सा पता है, मिलीमीटर छोटा होता है कि माइक्रोमीटर छोटा होता है, उस नैनो और भी छोटा होता है। उसके बाद 12 क्या होता है, -12 पिको, और -15 फर्मी, फेम्टो फर्मी जो है वो, तो उतना हमें पता है कम से कम तक। वैसे चार्ज में सबसे कम जो पॉसिबल है वो क्या है, फ्रैंकलिन। और स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या पॉसिबल है अपने लिए, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो यही है। इससे छोटा जो चार्ज है उनको क्वार्क्स बोलते हैं, जो हम लोग बुक्स में नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि E से छोटा चार्ज होगा E/3 और 2E/3, E/3 2E/3, ये चार्जेस पाए गए हैं पर हम लोग को बुक्स में नहीं है, सिर्फ थियोरी पता होनी चाहिए आपको, सॉल्विंग नहीं है। यहाँ लिख दूँ क्या, क्वार्क्स, क्वार्क्स +-E/3 और +-2E/3। एक चीज़ है कि E/3 कभी अकेला पाया नहीं गया, जब भी जहाँ पे E/3 मिला ना साइंटिस्ट को, साथ में 2E/3 भी मिला ही है उसके बाजू में जस्ट। तो व्हाट इज E/3 + 2E/3, E हो गया ना फिर ऐसा। तो जब भी मिला भी है ना किसी को, ऐसा मिला हुआ। न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि उसमें +E/3 +E/3 -2E/3, ये 3 चार्जेस हैं। कितना हो गया टोटल, समझे आप लॉजिक कुछ,
न्यूट्रॉन के अंदर भी अगर ये चीज़ें क्वार्क्स बोलते हैं कि है, तो उसके अंदर ऐसा मिलेगा +E/3 और एक -2E/3, टोटल फिर भी 0 ही आया। आई समझ में आपको मेरी कुछ बात? चल, हमको सिर्फ पता होना काफ़ी है, सॉल्विंग में कुछ अटकेगा नहीं कभी भी, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये पहला प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, टेबल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का आपको जो आएगा अभी 12th के सिलेबस का, ये प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब पहले समझा देता हूं कि कोई भी जो क्वांटिटी है ना, वो बोल रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर नंबर है, इसका ही मल्टीपल होगा हमेशा। जैसे कि अगर समझो दुनिया में सिर्फ किटकैट सिर्फ 2 स्टिक और 4 स्टिक वाली ही आती, तो एट एनी गिवन टाइम इस बैग में कितने स्टिक्स होंगे? इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 2। तो मतलब नंबर ऑफ स्टिक्स इज क्वांटाइज्ड, इट विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसा बोल रहे हैं। वैसे चार्ज इज क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब चार्ज विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर नंबर। और गेस कौन सा वो नंबर है? यही है वो। The charge will always be a multiple of this. It has to be a whole number always. Like you can have 1e, you can have 2e, you can have 3e, 4e, 5e, 6, but you cannot have 6.5e. Never. 6.5 इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं होती। अच्छा, am I saying कि charge cannot be in decimal? Yes or no? Am I saying charge can never be in decimal? No. I am saying number of charges can never be in decimal. Does that and make any difference? फर्क है ना? लिख भी देता हूं मैं। चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब Q will always be equal to plus or minus n times of E. Q will always be equal to plus minus n times of E. ठीक है। कैपिटल इज नंबर ऑफ चार्जेस और E का मतलब तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो Q का वैल्यू हमेशा यही होगा, 1e, 2e, 3e, 4e, 5, 6e। आई एम होपिंग कि कोई एग्जाम्पल भी मिलेगा हम लोग को। पहला सॉल्व एग्जाम्पल एक बार देखेंगे। पहला सॉल्व एग्जाम्पल क्या है? विच चार्ज हैज अ हायर वैल्यू, +4 कूलम और -4 कूलम? +4 कूलम ज्यादा मैग्नीट्यूड में ज्यादा चार्ज इंडिकेट करता है कि -4 कूलम ज्यादा इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? सेम ही हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज उससे याद आई, मास के बारे में एक कमेंट करना था मुझे इसमें। जब किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल थी, अगर कोई बॉडी और वो फिर अगर वही बॉडी पॉजिटिव हो जाए, तो उसका जो मास है वो बढ़ेगा कि कम होगा कि रिमेन सेम? मास डिक्रीजेस, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन निकाला है और मास, क्या ये मास पे कमेंट चलेगा आप लोग को इतना? कंपेयर टू व्हाट? खुद से ही पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के पहले और बाद में की बात है ना, ये वाला कंपैरिजन, ठीक है, गुड, फाइन। हाँ, सॉल्व एग्जांपल 1 देखा सबने? सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 भी देख लो अभी, चलो। -20। हाँ, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। 1.6 × 10⁻18 पॉसिबल है कि नहीं है? एग्जाम्पल 2, पहला ऑप्शन क्या है? -3। क्या करना है आपको? ये फॉर्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू NE। Q का वैल्यू कितना है?
6 इंटू माइनस 18, n का वैल्यू पता लगाना है, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल सकते हो कोई मुझे? 10 है कि 0.1 आंसर है? 1/10 आंसर 10 है कि 1/10 है? 10 -18, ये उधर आएगा तो +19 हो जाएगा ना, +19 -18 1, तो 10, तो 10 एक होल नंबर है कि नहीं है? तो यानी कि ये चार्ज पॉसिबल है। हमें कौन सा पूछा है? ऐसे नॉट पॉसिबल पूछा है ना। वैसे आप बी सी डी तीनों का n का निकाल के दे दो मुझे। बी सी और डी, बी में क्या चार्ज है? 19 कूलम। हाँ तो इसका n का वैल्यू 1 ही होगा, पॉसिबल। सी माइनस, इसको सॉल्व करके मुझे n का निकाल के देखो। इस बार 0.1 आएगा, नॉट पॉसिबल। और लास्ट क्या है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रूल है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी में कि n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही कोई नंबर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इन डेसिमल। ओके, चार्ज डेसिमल में हो सकता है, n डेसिमल में नहीं हो सकता है। ओके, क्लियर एवरीवन? एग्जांपल नंबर 2 भी क्लियर है? 3 4 आया तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ के देख लो। हाँ, क्या एंगल 2 3 वो सब चलेगा? यस यस डेफिनेटली। एग्जांपल नंबर 3 पे चलेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री वगैरह भी आना चाहिए अभी। एग्जांपल नंबर 3, सॉरी, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना। कैलकुलेट प्रोटॉनिक चार्ज, या कहना है जैसे कैलकुलेट पॉजिटिव चार्ज। कैलकुलेट पॉजिटिव चार्ज इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। दैट्स इट, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स इट, खत्म। इतना ही सवाल है। उसने क्या, कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O, कितना पॉजिटिव चार्ज है? फाइन पॉजिटिव चार्ज। एक प्रोटॉन में, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन के पास जाओ ना, एक प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है। एक H2O मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एक H2O मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? कितना चार्ज नहीं पूछ रहा हूं। एक H2O मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? अरे एक मोल में नहीं पूछ रहा हूं, एक मॉलिक्यूल में पूछ रहा हूं। 10 हाँ, ऐसा कुछ आंसर है, ये नहीं है खदो। अबे कैसे, क्या सोचो? 16 अरे 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 बता नहीं देना है, रुक जाओ। H2 में 2 आया, ऑक्सीजन में 16, 2 अरे उतना तो सोचते ना दो लोगों को। 18 समीर बताएगा। 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। 18 मैं भी गिन लेता हूँ। H, एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 प्रोटॉन तो इधर हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 16 तो एटॉमिक मास नंबर है। तो 8 ही प्रोटॉन है ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन एटम में, और H2 की वजह से 2, तो 10 है। एक H2O मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स है, पर कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब में? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ऐसा केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में शायद ऐसा करते हैं ज़्यादातर। हाँ नहीं, जो भी है। सर सिखाई हुई चीज़ें याद नहीं रहती, यहाँ तो सिखाया ही नहीं।
दो लेक्चर हुआ था। अच्छा उनका हुआ था। तो 2 लेक्चर का कंटेंट तो जाके देखो, बोल कॉन्सेप्ट हो गई 2 लेक्चर का भाई, क्या बात करते हो तुम लोग। हाँ ऐसा मत बोलो भाई अभी फिर। अरे हुआ ही नहीं कुछ उसमें, ऐसा बहुत तुमको अभी तो रियलाइज हो गया हो ना कि पढ़ाना फिर खुद से पढ़ना, तब वो चेन कंप्लीट तब होता है। पढ़ाना ही नहीं हुआ, साइकिल चालू तो हो। तू तभी ज्वाइन नहीं किया था क्या? नहीं गिरी हुई है तभी तू ज्वाइन नहीं किया था क्या? कभी। जब 2 लेक्चर हुए थे उसमें ही कुछ नहीं हुआ। तो मैम नाची थोड़ी होंगी। 2 लेक्चर में कुछ कंटेंट तो हुआ होगा। मोल कैसे निकालते हैं वो सब हुआ था। ठीक समझा, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात। तो देखो मेरा सजेशन तो आपसे यही होगा कि केमिस्ट्री का मॉड्यूल 1 में तो होगा ना मोल कॉन्सेप्ट, उधर का जाके कैलकुलेशन स्टार्ट करो करना, और सर को फिर अपडेट दे दो कि सर देखो हमने ये वाला इतना सॉल्व किया है, इतना आ रहा है इतना नहीं आ रहा है, फिर सर को मेंशन कर दोगे तो हो जाएगा। आप लास्ट तक अटका के मत रखो ये, जैसे ही मिल जाए कभी सर पढ़ाएंगे, माँ को मालूम है, बट सर का काम भी थोड़ा आप समझो ना। 2 लेक्चर जो भी पढ़ा है तुम ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल तो खोल के देखो पहले, टाइम निकाल के पहले कलेक्टिवली, पर सॉल्व तो होता है कम से कम कुछ तो 10 में से 5 तो आएगा। तो खाली सर को बोल दो सर ये 5 नहीं आ रही, ये 5 इजी ऐसा। चलो खैर, तो अभी बता दो एक मिनट। 2 तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं ये करने के, या तो मैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से मास वगैरह निकालूँ इसका, बराबर, और एक बार मास मिल गया तो उससे नंबर ऑफ मोल्स मिला तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा, और फिर बाकी का काम हो जाएगा। और दूसरा प्रोसीजर है कि 22.4 लीटर का एक कॉन्सेप्ट है ना, उससे करूँ, बट वो सब बहुत 22.4 यूज़ करने के लिए ना वो सब चाहिए होता है, 1 ATM प्रेशर ये सब लेना है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोगों ने भी डेंसिटी से ही किया, तो लेट्स डू बाय डेंसिटी। 100 सॉल्यूशन करते हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, ध्यान है अभी। डेंसिटी जो पानी का है वो है 1 ग्राम पर cc, मतलब ये जो 100 cc है ये एक्चुअली 100 ग्राम है। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, सो देयरफॉर कैन आई से मास जो है वाटर का वो है 100 ग्राम्स। मानते हैं बात, बराबर ना? केजी में करना तो केजी में कर लेते हैं अपन, कोई इशू नहीं है वैसे, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर वेट जो भी पता है H2 का वो भी ग्राम पर वेट, ग्राम पर मोल का ही पता है, तो ग्राम में रहने देता हूँ ये, ठीक है। ये m 100 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का? ये 18 है, 18 ग्राम पर मोल। तो ये 100 ग्राम से, तो 100 ग्राम में कितने मोल आ जाएंगे, निकाल लोगे? बराबर। और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, अब वो नंबर है अवोगाड्रो वाला। तो तेरे ये 100/18 में कितने हो जाएंगे? 100/18 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं? पहले क्या निकालना है, इसके बाद क्या निकाला पहले मैंने? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम्स, एटम मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इंटू 10 भी तभी कर दें, और हर प्रोटॉन का चार्ज 1.6, तो इंटू 1.6 भी कर दें। सब एक साथ कर दूं कि स्टेप बताऊं? लिख ही देते हैं, जगह चाहिए होगी, इतना लिख लो तुम लोग, फिर आगे करते हैं। तुम्हारे हार्ड ड्राइव से ज़्यादा हो जाएगा है? चलो, टाइम मतलब कहने का मतलब है टाइम लगेगा प्रोसेस होने को। ये तो DCT में डालना ही डालना है, थर्ड वाला। बहुत आगे 20 का DCT। नहीं ज़्यादा आगे नहीं, डेसिमल है। प्लान ऐसा है कि इधर से ऐसे आना है, इसके सॉल्व एग्जाम्पल हो जाएंगे तो इसकी DCT पहले कराऊंगा, और बीच का वो उधर से भी चलेगा या स्किप। 2 DCT दो एक साथ, कभी तो आएगा टाइम। बोल रहा हूं फटाफट करो वरना 2 करने की नौबत आएगी। सूख रही अरे पर ये मैं करा ही रहा हूँ क्लास में, रिवाइज करना है तुम्हें यार, डेली रिवीजन तो करना चाहिए ना वैसे भी, वरना फिर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 महीने बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का DCT रखना होगा अगर, फिर तुम फिर गड़बड़ कर दोगे। लेकिन आप डाल से
कितना बज गया टाइम है, आधा घंटा और है, लेट्स कीप गोइंग। मैं तब तक फ्लूइड्स का पेपर का अरेंजमेंट। ये लाइव रीस्टार्ट हुआ है क्या कि 1 आवर 20 मिनट्स की वजह से ऐसा बता रहा है वो? बंद हो गया था। वापस स्टार्ट हो बंद हुआ था ये? किसने बंद किया था? तो मैसेज आया था, कॉल आ गया, बंद हो गया। अच्छा पता नहीं, छोड़ो अभी देखते रहेंगे अपन। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सही है वो। एक्चुअली वहाँ पे 20 दिखा रहा है, 20 मिनट्स तो नहीं, अपने को 1 आवर 20 मिनट से ज़्यादा हो गया ना? नहीं उससे भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली। अच्छा ठीक है। आपको सेट कौन सा चाहिए? मुझे तो खाली फिजिक्स का ही चाहिए था मेनली तो, पर नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि सर ने एक ही सेट एक्स्ट्रा मंगाया होगा। नहीं ये भी है ना उसका। अच्छा 2 सेट एक्स्ट्रा है मतलब सर के पास? ये बैलेंस बच्चों को देने के बाद ना ये बैलेंस कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मंगाया होगा मतलब सर, लेकिन हाँ ये मिला मेरे को। ये भी तो वो इसके वर्कशॉप वगैरह नहीं मिलेंगे। हाँ लेना उसी के लिए तो निकाल रहा हूँ। तो बोल देते थे निकाल के रख देते थे ना। नहीं कोई बात नहीं है, देखो ना अभी सब नहीं है। मैथ्स के ऊपर है, इधर भी है। अच्छा और अंदर भी है और? हाँ तो फिर तो ख़त्म कर देते हैं, उनका मैथ्स तो दे देते हैं, दक्ष और रुद्र। निकाल के रख देते थे। मेरे को आइडिया नहीं था सब। और अभी भी उसके बाद भी सर से भी एक बार, फिजिक्स का तो ठीक है मैं दे दूंगा, बाकी सर से एक बार पूछ के दूंगा। वो आपके पास है वो ठीक है। मैं देखता हूँ एक बार, सब आ जाए तो दे दूँ। ये 4 5 6 ये आपके पास एक्स्ट्रा ए है, 4 है और ये है। ये दक्ष के लिए निकाल लूँ मैं? वो तो निकालिए, दक्ष का ही हो गया ना, क्योंकि एक सेट तो है उधर। और ये 3 है। ये बुक मैंने ऑलरेडी प्रिंट करा लिया एक्चुअली तो। वो देना है इसको। हाँ एक बार देखते हैं। ज़ाला हो गया। जल्दी करो। वही मैम आज का टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ आपको मैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बढ़िया हो गया, 2 सेट है, 2 लोग भी है, सेट हो गया। बस अब कोई एक्स्ट्रा सेट नहीं लेकिन अपने पास फिर नहीं अभी ये होने के बाद कोई तो सारी में बातें दे देंगे तो बचेंगी। टीचर्स के लिए भी नहीं बचेगा ना, अगर कभी टीचर को चाहिए होगा तो नहीं, ये बच्चों से ही यूज़ करना पड़ेगा। सर तो यूज़ नहीं करते ना? नहीं ये मैथ्स का है 4 5 6 फिर मुझे इंटर मारना पड़ेगा, मुझे बता दीजिए। रुद्र भी निकाल दो।
और फिजिक्स का एक सेट तो आपके पास है, नेक्स्ट निकालो ना। प्लीज हो गया आपका? दक्ष का तो ठीक। भेज देते थे। कितना दिन में होता है? इसमें जो आंसर की निकलता है डायरेक्ट आंसर की निकलता है सर, 4-5 पेजेस निकलते हैं सीधा। सॉल्यूशन में जाइए ना। वही ये वाला एकदम बेकार वाला है, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, एक ही पेज में काम हो जाए वैसा, क्योंकि सोल्यूशन और- डेप्थ से डेप्थ में तो है भी नहीं वैसे भी। रुद्र और देने वाले एग्जाम? रुद्र नहीं दे पाएगा, दक्ष? लक्स फ्लूइड देगा हाँ। इसलिए सोल्यूशन भेज के तो प्रिंट मत करना फिर इसको। ठीक है, मैं तो आपको आंसर की भेज दिया, पर आंसर की प्रिंट मत कराओ फिर, सॉफ्ट कॉपी रहने दो। क्या हुआ? हो गया सबका? फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, एमपी और एमई क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट साइड हटा रहा हूँ। सेकंड साइड कहाँ पे है तू? जल्दी लिखते भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड्स में कहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं बताऊंगा, ये बोर्ड्स में ये वाला पार्ट नहीं है। तो ये नीट जेई बाकी सब जगह पे है, बोर्ड्स वालों को बता रहा हूँ। सीटी है जो अपने 10 क्वेश्चन है ना सीईटी के, जो मैंने 12th में नहीं है, 10 क्वेश्चन 11th के सिलेबस में से है ना, एचएससी की बुक के हिसाब से, उसमें ये आता है एक, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म,
कितने में से बताऊंगा मैं कहाँ तक। हाँ पक्का। सब करना ही होता है हाँ, लेकिन जब इसका सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा तब उसमें ये सब नहीं पूछूंगा। इधर ध्यान देंगे, क्या है आगे का यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स m अपॉन एम नॉट होता है नंबर ऑफ मोल्स। मैं जनरली रहने दे रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हर चीज़। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, n इंटू एन ए, बराबर ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हो जाएगा n इंटू एन ए। और n का वैल्यू क्या है, m अपॉन एम नॉट इंटू एन, मतलब रहने देते हैं अभी के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया तो फिर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितना कैसे निकालेंगे, n इंटू एन ए इंटू 10, क्योंकि 10 प्रोटॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2। फिर ये करने के बाद चार्ज क्या आ जाएगा फाइनली, 10 निकालने के लिए तो वो तो इस पर्टिकुलर H2O के लिए तो फिक्स है ना 10, इसीलिए। नहीं तो एक्चुअली क्या H2O का इस नंबर को क्या बोलते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर ही बोलेंगे ना पूरे को, मतलब वो Z लिखता है तो Z लिख सकता हो चाहिए तो जनरल, पर H2O के लिए रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ चार्ज कैसे निकलेगा फिर, n इंटू एन ए इंटू 10 इंटू ई, पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं अपन तो, प्लस ही हो गया ना। चलो सॉल्व कर लेते हैं। n की जगह पे m अपॉन एम नॉट इंटू एन ए इंटू जेड इंटू ई, कर ले कैलकुलेट इसको देख के अभी पूरा। चलो मास कितना है, एम नॉट कितना है, अवोगाड्रो नंबर 23 इंटू 10, ई का वैल्यू 10 के पावर कुछ कैंसिल होता है कहीं पे, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, राइट। ये 2 जीरोस और ये 23 यानी कि 25 और एक 26, 26 और 19 7। इधर क्या बचा है, कुछ नहीं, इधर 1.6 अपॉन 3 बचा। 1.6 अपॉन 3 कितना होता है, 0.5333 इंटू 10⁻7 कूलम। आंसर क्या दिया है, 5.3 इंटू 10⁻6। अगर एक ज़ीरो आप लेते हो तो, मैं नहीं ले रहा इधर। समझ में आया सॉल्विंग, इलेवन 30 से 12:30 रखेंगे एग्ज़ाम, डॉट 11:30 से 12:30। हाँ मतलब 11 बजे मैं रोक दूंगा टीचिंग, फिर 11:30 से 12:30 फिक्स एक वो, फिर 15 मिनट में पता चल जाएगा मार्क्स के बारे में, और फिर 2 बजे तक एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे जिनको कम आएगा। पेपर कैसा है? ठीक है, मतलब थियरी है ज़्यादा या न्यूमेरिकल ज़्यादा है? मिक्स है। MCQ पेपर कैसा होता है वैसा है। नहीं पेपर अपने एक पेपर में बोला था थियरी कम है, बट थियरी ज़्यादा है, प्रैक्टिस पेपर में नहीं है। कुछ भी हो सकता है, बोल के कुछ फ़ायदा ही नहीं तुम्हें। प्रॉपर MCQ जैसा होता है वैसे। पेपर में थियरी 30 आने जैसा है। हाँ वो हाँ 30 एग्जैक्ट आई हो, 30 तो आ सकता है डेफिनेटली। हाँ वो भी पेपर जनरल ये हो 0.50 10⁻7 कूलम। आगे बढ़ते, ये एग्जाम्पल 3 था ना, एग्जाम्पल 4 भी इसी पे है कि कुछ नया है। फोटो इलेक्ट्रिक अच्छा काफ़ी कुछ फील्ड एमिशन अट्रैक्शन रिपल्शन वो सब के ऊपर है ना।
चलो ठीक है, नहीं वो बाद में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज होगी? 2 प्रॉपर्टी हो गई ना। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्जेस इनवेरिएंट सुनेंगे मतलब यहां पर चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज चेंज नहीं होता है ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मतलब एक चार्ज चाहे कितने भी स्पीड पे मूव करने लगे, उसका चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होता। इसमें बताने वाली लायक बात क्या है फिर? ठीक है सर, कांस्टेंट तो वैसे भी एज्यूम कर ही लेते ना, फिर भी बताने वाली बात ये है बिकॉज मास की प्रॉपर्टी चेंज होती है हाई वेलोसिटीज पे। मास की प्रॉपर्टीज चेंज होती है हाई वेलोसिटी पे। अगर एक मास मतलब एक बॉडी है, इसका चार्ज की और मास m और इसका वेलोसिटी है v, ठीक है। तो जो मास का वैल्यू है ना, उसका फॉर्मूला ये है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मास का वेलोसिटी के साथ। मतलब ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि जो अगर आप बहुत हाई स्पीड पे भागने लगे ना कोई चीज़, तो उसका मास चेंज हो जाता है बॉडी का। पर ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन का वो रिलेटिव थियरी, रिलेटिविस्टिक थियरी, रिलेटिविटी, वो उसके बुक में है ये। हम लोग को अप्लाई करने नहीं आता ज़्यादा, खाली पता होना चाहिए। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें m नॉट का मतलब होता है रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट पे था, और ये m क्या मास है? जब बॉडी मूव करने लगा तब का मास है। c का मतलब सबको पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट होता है। अब बोलने का ये मतलब है यहाँ पे कि मास के लिए ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बट देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर चार्ज, इसलिए चार्ज इज इनवेरिएंट ड्यू टू मोशन। ओके, चल। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी आप बढ़ा दो तो उसका मास और उसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, बट मास बढ़ेगा कि कम होगा? वेरिएबल रहेगा, सही बात है। वही पूछना चाह रहे हैं, बढ़ेगा कि कम होगा? वही देखना है आपको इसमें से। क्या बोलते हो? अगर वेलोसिटी वाला टर्म बढ़ाओगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, तो ये मास का टर्म का क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? C से बहुत बड़ा है ना। नहीं, वो सी से बड़ा कुछ नहीं होता। आपने तो बहुत सी से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो B तो C से बड़ा ही होगा। नहीं, मैंने कहाँ लिखा है? वी सी के कंपेरेबल होगा। आपने बोला कि जब भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, चेंज होता है। पर सी सबसे ज्यादा है भाई। ज्यादा इस दिन हम लोग जो स्पीड से कंफर्टेबल है ना, आजू बाजू F1 कार की जो स्पीड्स है, वो कुछ भी नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। बहुत ज्यादा वी होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोला सी से ज्यादा होनी चाहिए भाई, सी से ज्यादा कुछ नहीं है। V और C ऑलमोस्ट सेम नहीं है लगभग, जैसे कि v इज इक्वल टू c/2, c/3, c/4 ऐसा। मतलब दो ही ऑप्शन है, एक कम है एक बढ़ने वाली बात है, बस हो गई। रूट है तो भी इंक्रीज डिक्रीज वर्ड को फर्क नहीं पड़ेगा मोस्टली। तो बढ़ेगा। नहीं, कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका रूट लेने पे भी वो चीज़ कंपेयर पहले से ज़्यादा ही होगी ना। मतलब कोई चीज़ 4 है, उसका रूट 2 है, 4 से 9 कर दे, उसका रूट क्या है? तो 3 2 से ज़्यादा ही है ना। यस, अगर v बढ़ाओगे तो v/c भी बढ़ेगा। अगर v/c बढ़ाओगे तो 1 माइनस v/c कम होगा, उसका रूट भी कम ही होगा। डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू, मास बढ़ता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट स्पेसिफिक चार्ज रेशियो? या सिर्फ स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज होता क्या है सर? करेक्ट, चार्ज बाय मास का रेशियो। तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। तुम्हें नहीं बताएगा स्पेसिफिक चार्ज? तो लिख लो यहाँ पे कहीं पे, स्पेसिफिक
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में भी लिख सकते हो स्टार्ट, स्पेसिफिक चार्जेस चार्ज अपॉन मास, इस रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज का? कूलम पर केजी, करेक्ट। तो चार्जेस इनवेरिएंट का ये प्रॉपर्टी लिख लेंगे अपन। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कंजर्वेशन का तो लॉ सुना ही होगा ना हम लोग को। फिजिक्स में कितने कंजर्वेशन है? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मास नहीं है कंजर्वेशन। चार्ज एनर्जी कंजर्वेशन है और चार्ज नहीं, वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम चेंज होता ही है ना अगर, ड्रॉप वाला हाँ उसमें है वो, लेकिन जनरल जो नेचर में अवेलेबल है वो ये चार है। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन नहीं होता है। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। हाँ हम लेते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी या मास एनर्जी बोल ले। अगर तेरे को मास इतना ही बुरा लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं हम, तो ऐसा मास एनर्जी लिख सकते हो आप। एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और चार्ज। चार्ज इज कंजर्व कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे समझो +2 कूलम है, यहाँ पे -3 कूलम है, यहाँ पे +5 कूलम है, ऐसे 3 चार्जेस है अलग, +2, -3 और +5। ऐसा अगर चार्जेस हैं, है ना अंदर, अगर समहाउ कन्वर्ट होके नंबर ऑफ चार्जेस कम हो भी गए, कि समझो अगर ये है +7 कूलम, तो ये कितना चार्ज होगा दूसरा, ताकि टोटल चार्ज सेम रहे? +5 +2 एंड -3 कितना होता है? 4 कूलम टोटल चार्ज है। इस पे भी +4 ही रहना चाहिए, -3 कूलम। नंबर ऑफ चार्जेस चेंज हुए हो सकते हैं, पर टोटल चार्ज चेंज, चार्जेस कंसेप्ट ऐसे। ठीक है, तो ये सारे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कवर कर लिए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलते बेटा? फर्स्ट से हटा दूं, ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं है वैसे, तो उतना ही जगह यूज़ कर लेते हैं। कुल 10 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ फिर। मेथड ऑफ चार्जिंग। C² है ना? हाँ, V²/C²। कोई भी जो बुक अच्छी लगे उसमें से थ्योरी भी पढ़ा करो, हाँ डेवलप करा करो। टेक्स्ट बुक तो टेक्स्ट बुक, मॉड्यूल तो मॉड्यूल, जिसके पास HCV एटलीस्ट कोई एक बुक या NCERT है तो NCERT, एक बुक की थ्योरी को भी रिफ़र करते रहो, रीड करते रहो। और वो तभी ही कर लो, ऐसा बात के लिए मत छोड़ो कुछ भी। सबसे बेस्ट तो शायद यही होगा कि आपके सामने मॉड्यूल है ही, ज़्यादा ओपन करते हैं मॉड्यूल, तो मॉड्यूल की थ्योरी रिफ़र कर लो।
स्पेशली बोर्ड्स के चैप्टर तो भाई डेफिनेटली, अब तेरे लिए तो हर एक चीज़ है। तेरा बोर्ड्स यहीं से स्टार्ट हो जाता है तेरा तो। और तो वो बुक का सेट मंगा ले जो मैं तेरे को लिंक भेजा था ना, वो मंगा ले। तो लेटेस्ट 1 महीने बाद आएगा, बट अपन ये भी चालू कर देंगे, इसमें से भी काम तो वर्क्स। तो जब इनका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा तेरा, उसमें से मैं टेस्ट लेता रहूँगा, मतलब जो बोला वही, और क्या। तेरा टेस्ट शायद इनको भी दे ही दूँ, क्योंकि करना तो उस लोग को भी है ही। सीबीएसई में कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है? कम पढ़ना है। अलग भी एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स करके एक है, जो मुझे पढ़ाना सबको है, पर उनको बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना है। चलो सुन लो, मेथड ऑफ चार्जिंग इंटरेस्टिंग है। किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, आई थिंक मीनिंग तो क्लियर है सबको ना। वन ऑफ द वे वुड बी conduction, the another way would be friction. Now sequence is not important, okay? One of the method is conduction, another method is friction, and third method is induction. This is how you can put a charge on any body. Conduction मतलब ऑलरेडी कोई चार्ज, सुनेंगे कंडक्शन का मतलब क्या, कोई भी एक बॉडी जो शायद चार्ज है, उसको आपने किसी और बॉडी, अगर ये बॉडी को टच करना है, ये बॉडी को चार्ज करना है, और ये बॉडी समझो चार्ज है, तो इनको टच कर लो, बस हो गया। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, जैसे हीट विल फ्लो फ्रॉम समथिंग हायर टू समथिंग लोअर, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे ही चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी बॉडी की चार्जिंग कर सकते हो, कंडक्शन। डन है इतना? सर कितना चार्ज दूसरी बॉडी पे जाएगा, कितना खुद के पास रह जाएगा, वो चीज़ का कैलकुलेशन हम लोग को सिलेबस में है, तो करेंगे हम लोग, ठीक है। फ्रिक्शन बेसिकली सॉल्विंग आ सकता है इसमें, कंडक्शन में वी विल हैव सॉल्विंग, ओके। फ्रिक्शन, when you rub two bodies like silk and glass rod, fur and plastic rod, ऐसे when you rub two bodies, काफ़ी वीडियोस भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन जब ज़्यादातर दिखाते हैं, ठीक है। when you rub two bodies, then one of the body loses electrons and obviously the other body gains the electrons, and this exchange of charges can lead to charging of a body. Only theory, no numericals, पक्का फ्रिक्शन में, ठीक है ना। बस कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो शायद पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्लास रॉड और फर को रब किया तो ग्लास रॉड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड फर विल बिकम नेगेटिव चार्ज। वैसे ही प्लास्टिक के साथ कुछ रब करते हैं ना, तो प्लास्टिक पे नेगेटिव आता है, दूसरे पे पॉजिटिव, ऐसा। ओरिजिनली पॉजिटिव नेगेटिव नाम की चीज़ नहीं थी। जब पहली बार पता चला ना कि ऐसा कुछ होता है, चार्जेस का जो एग्जिस्टेंस है, पहले एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी को जज किया गया था, चार्जेस को बाद में उसका डेफिनेशन और वो सब बाद में लाया गया है कि अच्छा चार्ज होता है अंदर। एटम के बारे में तो बाद में पता चला। इलेक्ट्रिसिटी इज बिफोर देन व्हाट यू न्यू अबाउट द एटम। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज, जैसे कि वो ठंडी में भी वो पर्दों में स्पार्क्स दिखाई देते ना अंधेरे में, तो वो तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन पहले से ही थे। एटम के अंदर क्या है उसके जानने से पहले ये तो ऑब्जर्व था ही, ठीक है। तो बहुत पहले चार्जेस को प्लस माइनस की जगह ऐसा हॉट एंड कोल्ड ही बोलते थे, बहुत पहले। फिर धीरे धीरे वो लोग ने ये सब एक्सपेरिमेंट कर करके प्लस माइनस के ऊपर वो लोग फाइनलाइज करके, ठीक है, प्लस माइनस बोलते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक वेल डेवलप्ड थियोरी है अभी चार्जेस के रिगार्डिंग, बराबर, फाइन। सो फ्रिक्शन इज व्हेन you rub two bodies, the exchange of charges will be basically charging by friction, okay? वो सुना है ऐसा स्केल ऐसा बाल पे रब करते हैं और फिर वो पेपर पे ऐसा रखते हैं, तो बेसिकली ये रब करके आपने पहले चार्ज को स्केल को अपने चार्ज बनाया है बॉडी को, ठीक है इतना, ओके। लेट मी गो टू इंडक्शन नाउ। इंडक्शन में टच नहीं करना है, बस नज़दीक लाना है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है तो ये जो पॉजिटिव है ये इस न्यूट्रल के कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और कौन से चार्ज को रिपेल करेगा?
इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं है? न्यूट्रल है ना ये तो, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर के नेगेटिव को ऐसा ही, यानी कि इधर ये कोने में नेगेटिव इकट्ठा हो जाएंगे और ये कोने में पॉजिटिव इकट्ठा। दिस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इज ओनली पॉसिबल इन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, नॉट इन इंसुलेटर्स। तो मोस्टली तो कंडक्टर्स ही पकड़िए। ये जो अंदर के चार्ज खुद से रीअरेंज कर रहे हैं ना खुद को, ये कंडक्टर अलाउ करता है, ठीक है। तो कंडक्टर है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसको ही बोलते हैं इंडक्शन, इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंड्यूस होना, प्रभावित होना, वैसा, ठीक है। इंडक्शन पे भी कॉन्सेप्चुअल भी है और न्यूमेरिकल्स भी हमको थ्रू आउट द सिलेबस कहना के बीच में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है, बट इमीडिएटली इस चैप्टर में ज़्यादा इंडक्शन ना दिखे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है इतनी? ठीक है इतना। इसको हम लोग डिटेल में करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। फिलहाल बस इतना लिख लो, फिर प्रॉपर्टीज बस सारी प्रॉपर्टीज 4 ही पढ़ेंगे बराबर। सर एक बार कंडक्शन कंडक्शन मतलब व्हेन यू टच टू बॉडीज द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम one body to other body, basically high potential to low potential, and let's say is one of the body is uncharged, now it will become charged. So चार्ज कर दिया ना आपने कंडक्शन की हेल्प से। आपको जब आप कोई डिवाइस जिसमें करंट लग जाए, आपको लैपटॉप वगैरह है, अगर ठीक से अर्थिंग नहीं हुआ है, ठीक है, तो लैपटॉप के एजेस पे टच करते हो तो हमको शॉक लगता है, वो करंट हमारे थ्रू फ्लो होकर अर्थ में चला जाता है, ठीक है। हाँ, अर्थिंग मतलब इसमें से अर्थिंग का वायर कौन सा होता है इन सब स्लॉट में से? बड़ा सबसे ऊपर वाला, वो अर्थिंग होता है। अर्थिंग नॉर्मली हैवी डिवाइसेस को ज़रूरत पड़ता है, चार्जर में अर्थिंग नहीं होती है ना, चार्जिंग में अर्थ वायर नहीं देते वो। क्या बोलते हो बेटा? टर्मोना अभी हाँ, तू तो तेरा काम करेगा, वो बता दो तेरे को तो अलग से। पहले सब बाकी सबका तो क्लियर है ना, सबको क्या करना है अभी तो? आधे घंटे के ब्रेक में जो भी करना है करो।